स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अब नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ पोजेस करते हैं, जहां पर उनकी बाउंटी भी कंबाइन ओवर 8 बिलियन जा चुकी है अब तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम में से किसी ने भी इतनी जल्दी होना एक्सपेक्ट नहीं किया था। भले ही काफी चैप्टर हो चुके हैं, बट स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने अब तक के सभी पायरेट क्रू से काफी जल्दी पावर इकट्ठी की है और खुद को एक योंको क्रू की लिस्ट में लेकर आए हैं। उन्हें सिर्फ योंको का टाइटल एक लक की वजह से नहीं मिला है, उन्होंने हर चैप्टर और आर्क में ऐसा कुछ कर दिखाया जो किसी भी न्यू पायरेट से एक्सपेक्टेड नहीं होता है। जहाँ पर गवर्नमेंट और मरीज ने बहुत कोशिश की थी स्ट्रॉ हैट्स के कारनामों को छुपाने की। उन्होंने जितने भी काम किए उसका क्रेडिट या तो मरीन खुद खा गए या फिर दुनिया को ऐसे प्रिटेंड करा कि कुछ हुआ ही कहाँ है, सब एकदम चंगा। तो आज की ये वीडियो उनकी पावर्स के ऊपर है, किस तरह से उन्होंने पावर गेन की है और आज वो किस लेवल पे पहुंच गए हैं। स्ट्रॉ हैट क्रू की शुरुआत एक ऐसे क्रू की तरह हो रही थी जहां वो ना तो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल लग रहे थे और ना ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड लग रहे थे। क्रू के टॉप 3 में पावर और कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी, पर एक पॉइंट पे आकर उन्हें भी पता चल गया था कि ये सफर उनकी स्ट्रेंथ और उम्मीदों से कई गुना कठिन होने वाला है। और वहीं पे रेस्ट ऑफ द क्रू शुरुआत में बस एक बर्डन की तरह लग रहा था फाइट के मामले में। बस हर एक बंदा अपनी पर्टिकुलर लाइन ऑफ इंटरेस्ट में एक एक्सपर्ट था। इनिशियली मॉन्स्टर ट्रायो का हिस्सा रहे लूफी, जोरो और सांजी तीनों ही फाइट्स के मामले में पूरे क्रू की स्वॉर्ड और शील्ड का काम कर रहे थे। फिर इस क्रू की मैन पावर इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी ऑफेंसिव पावर भी इंक्रीज हुई। हमें क्रू में फ्रैंकी, ब्रुक, जीनबे जैसे बंदे देखने को मिले और खास करके जीनबे ने तो क्रू में आकर 4 चांद लगा दिए अपनी पावर और एक्सपीरियंस के दम पर। इसका इस क्रू में खड़ा रहना ही करंट एरा के क्रूज को जॉ ड्रॉप दे देता है। तो यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रायो में अब 101 अपडेट आता है, जहाँ पर लूफी अपनी ही सेपरेट क्लास में है और जोरो, सांजी और जीनबे मॉन्स्टर ट्रायो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तक के इस पूरे सफर में स्ट्रॉ हैट्स की पावर के साथ साथ उनकी बाउंटी ने भी एक लंबी छलांग लगाई है, जो हर एक कबूतर को पेलने के बाद बढ़ती ही जा रही है। जहाँ पर लूफी जिसकी बाउंटी है 3 बिलियन, अब मैसिव 1। लूफी जो अपना खुद का क्रू बनाने के लिए सी में निकला था, भले ही लूफी बचपन से मेहनत कर रहा था एक पायरेट बनने के लिए और फाइटिंग में भी काफी अच्छा था, परंतु हर एक बंदा अकेले सी में सर्वाइव नहीं कर सकता है। लूफी ने अपना क्रू गैदर करना शुरू किया, जहाँ उसे डिफरेंट लोग मिले और उन लोगों के साथ उसने अलग अलग डेंजरस सिचुएशन को फेस किया। लूफी हर एक फाइट में कुछ क्रिएटिव और ओवर द लाइन करता रहा है, जिससे हमें हर एक बढ़ती हुई फाइट के साथ लूफी की कांस्टेंट इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ देखने को मिली। लूफी के गियर टेक्निक जो उसे डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट एबिलिटीज देते हैं, और इतने सारे गियर्स हमें लूफी के बैटल को एनालाइज करने और उसके अकॉर्डिंग एक क्रिएटिव वे लेके आने की एबिलिटी से रूबरू कराते हैं। हमने लूफी के डिफरेंट गियर्स, गियर 2, गियर 3, गियर 4, बाउंसमैन, टैंकमैन और स्नेकमैन के वेरिएंट देखे और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर काइडो को हराने के लिए लूफी ने लिया गियर 5, द एम्बॉडीमेंट फॉर्म ऑफ नीका। इस सफर में लूफी ने हाकी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद तीनों तरह की हाकी में मास्टरी की, जिससे लूफी की स्ट्रेंथ में गजब इजाफा हुआ। और अपनी कांस्टेंट डेडिकेशन और इतनी पावर्स के साथ लूफी करंट में टॉप टीयर्स में काउंट होता है और वर्ल्ड की हाईएस्ट अथॉरिटी से रोकने के लिए इसके सामने खड़ी हो गई है। अपनी अनशेकेबल मोटिवेशन और विल पावर के साथ लूफी ने एक ऐसी पावर को अवेक किया है जो उसे हाईएस्ट अथॉरिटी का डायरेक्ट एनिमी बना देती है। करंट पावर के साथ लूफी एक एडमिरल तक को डिफीट कर सकता है। सामने कितनी बड़ी फोर्स क्यों ना खड़ी, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर क्या लूफी अब इनविंसिबल हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं। लूफी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसी की न्यू पावर। ये पावर भले ही लिमिटलेस लगती है, पर बढ़ती हुई पावर के साथ लूफी का एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है और उसकी बॉडी जल्दी थक जाती है। एक बार लूफी का गियर 5 पे अच्छी कमांड आ जाए तो उसका पावर लेवल हाईएस्ट में काउंट होगा और उसके सामने एडमिरल से एक वार्म अप के बराबर लगेंगे। विद बाउंटी ऑफ ओवर 1 बिलियन, एक बंदा इसने बाउंटी हंटर की तरह अपना सफर शुरू किया था और अब वो इस यूनिक और पावरफुल क्रू का मेंबर है। शुरुआत के और करंट के सर्कमस्टांसेस भले ही मैच ना करे, पर जोरो के बिना इस सफर में उतना मजा नहीं आता। जोरो का क्रू को ज्वाइन करने से लेकर उसका प्रोटेक्टर बनने तक हमने ईच एंड एवरी डे उसे बस ट्रेन करते हुए देखा है। वो अपनी लिमिट्स को पुश करता रहता है और कभी भी खुद से सेटिस्फाई होकर नहीं बैठा है। यहाँ पर फैमिली जेनेटिक्स, लीनिएज पावर और क्लैन इनहेरिटेंस से ज्यादा हमने जोरो की डेडिकेशन और अनस्टॉपेबल ट्रेनिंग सेशंस को देखा है। इस सफर में जोरो की शुरुआत ओवर पावर कैरेक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हाँ, उसे बहुत लोग जानते थे पायरेट हंटर जोरो के नाम से, बट स्टिल वो उतना पावरफुल नहीं था। मल्टीपल मोमेंट्स में हमने जोरो को सफर करते हुए देखा। उसकी जर्नी की शुरुआत में उसे डेडली वुंड्स मिले, जिसके बाद भी जोरो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता रहा। हमने हर एक बढ़ती फाइट के साथ जोरो के बढ़ते कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ को विटनेस किया। जहाँ वो इन बिटवीन फाइट ऐसा कुछ करके दिखा दे रहा था
जो जरूरी था स्टोरी और हमारे गूज बम्स के लिए। जोरो ने मल्टीपल स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से फाइट की और अपने स्किल्स को और बेहतर किया। इसी के साथ जोरो ने मिहोक के साथ ट्रेन करके अपनी हाकी को और अच्छा किया। अब चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो या फिर आर्मामेंट, दोनों को ही जोरो ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। जोरो का असली पावर अप हमें वानो में देखने को मिलता है, जहाँ पर वो थर्ड फॉर्म ऑफ हाकी यानी कॉन्करर्स हाकी को यूज कर पाता है और प्रूव करता है कि वो भी विल ऑफ किंग को पोजेस करता है। जोरो के मल्टीपल अटैक्स को हमने देखा है, जहाँ पर उसने मल्टीपल स्ट्रॉन्ग एनिमीज के अगेंस्ट क्रिएटिव अटैक्स को यूज किया है, जिनके थ्रू उसने अपने फॉर्मेटेबल ओपोनेंट्स को धूल चटाई है। जोरो ने सीरीज में काफी पावरफुल लोगों की गलतफहमियां दूर की हैं, खासकर डार्क टोन वालों की, जैसे वानो में किंग जिसे लगता था कि कोई नॉर्मल ह्यूमन उसे हरा ही नहीं सकता है, और एगेड पे रॉब लूसी जिसे लगता था कि वो लूफी के इक्वल है और कोई और क्रूमेट उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्ट्रेंथ के साथ जोरो की वीकनेस है हाँ कुछ भी नहीं, यही जोरो है। देयर इज नो सच वर्ड लाइक वीकनेस फॉर जोरो। नेक्स्ट है विंस्मोक सांजी, जिसकी बाउंटी भी है ओवर 1 बिलियन। सांजी का क्रू में होना क्रू की स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता है। सांजी के क्रू ज्वाइन करने से लेकर उसका एक अहम हिस्सा बनने तक, इस जर्नी में सांजी का होना सब कुछ काफी स्मूथ रखता है। बराटिए शेफ से स्ट्राइड शेफ बनने तक का सफर सांजी के बारे में काफी कुछ रिवील करता है, और इस सफर ने सांजी के ट्रू पोटेंशियल को हम सभी के सामने रखा है, जहाँ पर सांजी पावर्स के मामले में हमेशा क्रू के टॉप 3 में काउंट होता रहा है और स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स को हैंडल करता रहा है। सांजी कभी हमें जोरो की तरह ट्रेन करता हुआ नहीं दिखा है, पर फिर भी वो हर मोमेंट्स पर जहाँ पर स्ट्राइड्स को उसकी जरूरत थी, उसने इक्वल फुटिंग पे जोरो और लूफी के साथ फाइट की है। सांजी का फाइटिंग स्टाइल काफी फ्लॉलेस है, जो मल्टीपल ओपोनेंट्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। इसी के साथ एयर वॉक और स्पेशल अटैक्स लाइक डियाबे जाम्बे, इफ्रित जाम्बे, तो सांजी की अटैकिंग पावर को बहुत गुना बढ़ा देता है। स्टोरी में एक टाइम पर सांजी जोरो से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था, जहाँ पर वानो आर्क जोरो की पावर्स और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए था। उसी आर्क में हमें सांजी के म्यूटेशन के बारे में पता चलता है। वो म्यूटेशन जो विंस्मोक के बाकी सिबलिंग्स में तो बचपन में ही हो गई थी, पर सांजी की मदर की वजह से सांजी की म्यूटेशन रुक गई थी या फिर कहो डिले हो गई थी। पर सांजी के केस में ये म्यूटेशन और बेटर रिजल्ट्स के साथ आती है, जो सांजी को अटैक और डिफेंस दोनों में ही परिपूर्ण कर देती है। इससे सांजी की स्पीड और एजिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट होती है। इस म्यूटेशन का ही असर था कि सांजी को कभी भी जोरो की तरह हार्श ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। बट एक चीज जो सांजी को इस म्यूटेशन से मिली है, वो है उसका अल्टीमेट डिफेंस एक्सोस्केलेटन, जो किसी भी तरह के अटैक को झेल सकता है। एगेड आर्क में अब तक सांजी का स्क्रीन टाइम और जितने भी मांगा पैनल हमने देखे हैं, सांजी का नज़रों पर अटैक करना, बोनी, वेगापंक और बाकी स्ट्राइड को प्रोटेक्ट करना, तो ये आर्क सांजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट आर्क है ब्लूम करने के लिए। सांजी के स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में कुछ वीकनेस भी हैं, तो वो बैटल वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, या तो वो उसकी मॉरल वीकनेस है या फिर दूसरी है हवस। जी हाँ, हवस, जिसमें हर आदमी को हर एक छेद काम का लगता है। इन वीकनेस में एक तो है कि वो औरतों पे अटैक नहीं करता है, चाहे जान क्यों ना चली जाए, और दूसरा है उसका बेकार सेल्फ कंट्रोल औरतों के मामले में। नेक्स्ट है हेसमेर ऑफ स्ट्रॉयड जिनबे विद अनदर बिलियन बाउंटी। जिनबे के स्ट्रॉयड ज्वाइन करने से पहले भी जिनबे को गवर्नमेंट एक बड़ा थ्रेट मानती थी उसकी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस के लिए। जिनबे की हमने काफी कम फाइट्स देखी हैं, बट जिनबे एक वॉरलॉर्ड रह चुका है। उसने फायर फिस्ट एज से फाइट भी की हुई है, और उसने मरीन फोर्ट पे भी लूफी को काफी अच्छा सपोर्ट दिया था। जिनबे का स्ट्रॉयड का पार्ट होना उनकी मैन पावर और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को और बेटर करता है। जिनबे किसी भी ओपोनेंट को हेड ऑन ले सकता है, जैसा हम वानो में देखते हैं, जहां पर जिनबे फॉर्मल CP9 एजेंट्स हू से फाइट करता है और उसका रगड़ा पाव बना देता है। जिनबे से कुछ इश्यूज हैं जो जल्दी सॉल्व होने चाहिए। लाइक अदर स्ट्रॉयड, जिनबे फाइट के टाइम पर वो एग्रेशन नहीं दिखा पाता है, जो एक कैरेक्टर की विल और स्ट्रेंथ को बाहर निकाल पाता है और दिखा पाता है कि ये जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है। यही चीज हमें एक कैरेक्टर के साथ इजीली कनेक्ट करने में हेल्प करती है। या तो जिन में बिना एफर्ट्स लगाए ऐसी पावर को शो करे जो उसे एक बैडएस कैरेक्टर दिखाए, बट ऐसा भी नहीं है। जिन में बाबा है तो स्ट्रॉन्ग, बस वो भूख मिसिंग है इनके अंदर से। नेक्स्ट है स्नाइपर ऑफ स्ट्रॉयड पायरेट उसाप, जिसकी बाउंटी है 500 मिलियन। उसाप जिसने क्रू को ज्वाइन करने के बाद से काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। उसकी स्ट्रेंथ और नॉलेज पहले से काफी बड़ी है, बट जो चीज नहीं बदली है वो है उसका डर। उसाप के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है किसी भी टॉप टियर से फाइट करने का, बट जो चीज उसे आगे आकर खुद को एक वॉरियर की तरह प्रूव करने से रोकती है वो उसका खुद का डर है। अगर डर को उसाप की पर्सनैलिटी से हटा दिया जाए तो वो एक कॉन्फिडेंट फाइटर बनेगा जो किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाएगा और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को डिफीट भी कर पाएगा। बट स्टिल उसाप डिफरेंट सिचुएशन में क्रू को सपोर्ट करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता है
और डर होने के बाद भी उसाब लूफी में अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव दिखाता है और उसके एक कमांड पे किसी पे भी अटैक कर सकता है। पावर के मामले में उसाब के पास है ऑब्जर्वेशन हाकी, वो भी नेक्स्ट लेवल की। वो किसी और कैरेक्टर से पहले ही एनिमीज को सेंस कर लेता है। उसाब की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाकी की पहली झलक हम ड्रेस रोजा में देखते हैं, जहाँ पर वो डिस्टिंक्ट जगह से एक छोटी सी विंडो में अटैक को पहुंचा देता है। उसाब सीरीज के बेस्ट स्नाइपर में से एक है जिसके पास बेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी भी है और शायद फ्यूचर में उसके पास हमें कॉन्करर्स हाकी भी देखने को मिले। मैं ये बात कह पा रहा हूँ उसका सॉलिड रीजन बस उसाब का एक लाए है जो हमेशा सच होते आए हैं। आगे क्रू का मैजिशियन सोल किंग ब्रुक, जिसकी बाउंटी है 383 मिलियन। ब्रुक जिसने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा शिप में अकेले बिताया है, तो अकेला रहना ब्रुक का सबसे बड़ा डर है। ब्रुक जैसा कैरेक्टर स्ट्रॉयट में होना जो बाहर से काफी हैप्पी और जॉयफुल लगता है, बट उसने अपनी लाइफ में बहुत पेन झेला है। आइसोलेशन जो किसी के लिए भी एक वर्स्ट पनिशमेंट हो सकती है, वो ब्रुक ने झेली है। ब्रुक को गवर्नमेंट एक बड़ी थ्रेट की तरह देखती है जो सबके लिए एक चलता फिरता भूत है, बट क्रू के लिए उनकी जान है। ब्रुक को देखने से लगता ही नहीं है कि वो ज्यादा कुछ पोजेस करता होगा, बट एट मेनी पॉइंट्स ब्रुक ने हमें रॉन्ग प्रूफ किया है। भले ही फाइट के टाइम पर वो बंदा नहीं है जो रश करता हो या फिर दूसरों को डिफेंड करता हो, बट ब्रुक एक कोल्ड वॉरियर है जो किसी भी सिचुएशन को सीमली एनालाइज करके विक्ट्री पाता है। ब्रुक के पास बहुत ही कूल और डेंजरस मूव है और उसका कॉन्फिडेंट किलर है। ब्रुक एक पावर अप के बाद एवरेज लेवल वाइस एडमिरल या फिर एवरेज लेवल योंग को कमांडर को संभालने के लिए बिल्कुल कैपेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉयड का आयरन मैन फ्रैंकी, जिसकी बाउंटी है 394 मिलियन। फ्रैंकी जो स्ट्रॉयड्स के लिए एक लाइफ सेवर बन के आया था। फ्रैंकी ने स्ट्रॉयड को अल्टीमेट शिप दी जो डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग टूल से पैक है। फ्रैंकी ने सनी को इतना एडवांस बना दिया है कि उसके आगे कोई और शिप टिक ही नहीं सकती है। इसी के साथ फ्रैंकी फाइट्स में भी फुल सपोर्ट देता है। फ्रैंकी जिसने खुद को एक साइबॉर्ग में बदल लिया है। स्ट्रेंथ के मामले में वो ह्यूमन और टैग का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। फ्रैंकी और ब्रुक दोनों ही ऐसे बंदे हैं जिनकी किसी से नहीं फटती है। वो किसी भी सिचुएशन में कूल रहना जानते हैं और फाइट्स में भी सामने वाले को अच्छी टक्कर देते हैं। जहाँ पर फ्रैंकी के पास खुद का मेगाजॉर्ड यानी रोबो है, टैंक, बाइक और पता नहीं कितना कुछ है। अभी तक फ्रैंकी ने किसी भी तरह की हाकी को अनलॉक नहीं किया है, बट स्टिल फ्रैंकी किसी भी क्रू के एवरेज कमांडर या फिर एवरेज वाइस एडमिरल को हरा सकता है और उसे अपनी पावर बढ़ाने के लिए बस अपनी बुद्धि पे प्रेशर डालना होगा और बूम एक न्यू वेपन पेश है। नेक्स्ट है टोनी चॉपर जो स्ट्रॉहेड के क्रू का डॉक्टर है और जिसकी बाउंटी है 1000 बेरीज। चॉपर को अपनी बाउंटी बढ़ाने के लिए वाइस एडमिरल जियोन को किडनैप करना चाहिए, तब जाकर कुछ हो सकता है, या फिर कहो बहुत कुछ हो सकता है जियोन के केस में। बाउंटी देखकर चॉपर को ऐसा वैसा डॉक्टर ना समझे, ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। चॉपर अकेला उन कैरेक्टर में से एक है जिनके पास पावर तो है बट रिकॉग्निशन नहीं है। सभी लोग जानबूझकर उसे इग्नोर करते हैं, जबकि वन पीस में चॉपर खुद का एक ड्रग कार्टेल चलाता है जहाँ पर उसका बहुत दबदबा है। चॉपर के मेडिकल स्किल्स के साथ साथ एक कमाल का फाइटर भी है वो, जिसने खुद मास्टर शिफू से फाइट सीख कर कुंफू रेनडियर बन गया है। चॉपर जो अपने मॉन्स्टर पॉइंट का यूज डिफरेंट फॉर्म में कर सकता है, लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी, और जरूरत पड़ने पर ड्रग पे हाई होकर फुल मॉन्स्टर फॉर्म को यूज कर सकता है, जिसका यूज करके उसने क्वीन को भी बैले करा दिया था। क्वीन को पटक पटक के चपटा करता देख मुझे चॉपर बहुत नाज हुआ था। ऑल द चॉपर स्ट्रेंथ के मामले में रैपिडली ग्रो कर रहा है, पर वो फुल फ्लैश फाइटर नहीं बन पाया अब तक। बस जरूरत पड़ने पे वो अपना नाड़ा टाइट कर लेता है। चॉपर के लिए एक न्यू पावर होगी हाकी को सीखना। आर्मामेंट हाकी का उसके मॉन्स्टर पॉइंट के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। आगे हमारे पास है जवान दिलों की धड़कन निको रॉबिन, जिसकी बाउंटी है 930 मिलियन। रॉबिन जो एक आर्कोलॉजिस्ट है और अपना ज्यादा टाइम हिस्ट्री के बारे में समझने और बुक को रीड करने में बिताती है, जस्ट बिकॉज वन पीस में इंस्टा रील्स नहीं पहुंची हैं। आर्कोलॉजिस्ट होने की वजह से रॉबिन का फाइटिंग से बहुत दूर कनाता है, बट उसकी नॉलेज ही उसका सबसे बड़ा एनिमी है। उसकी नॉलेज की वजह से गवर्नमेंट उसके पीछे है। रॉबिन बचपन से उनसे बचती हुई भागी जा रही है। स्ट्रॉयड के साथ आने के बाद उसे थोड़ी सांस मिली है। इसी के साथ रॉबिन फाइटिंग में भी उतनी बुरी नहीं है। हमने रॉबिन की बेस्ट फाइटिंग स्किल्स फिशमैन आइलैंड पे देखी थी, वो थाइस ब्रो कुछ तो थी वो। और उसके बाद उससे भी बड़ा हाइप मोमेंट आता है वानो में, जहाँ पर रॉबिन सांजी को बचाने आती है एक ममा की तरह और ब्लैक मारिया से फाइट करके उसकी गुद्दी को भी ब्लैक कर देती है। ब्लैक मारिया को अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस था, पर रॉबिन के ट्रम्प कार्ड के सामने वो बस पिद्दी सी कीड़ा थी। रॉबिन की पावर अप में मुझे बस वो डीमनिक थाइस देखनी है। हाँ भाई, वो काफी जरूरी चीज है। जब ब्लैक बीट पायरेट से फाइट होगी, जब सारे भूखे उन थाइस को देखते रहेंगे और सांजी और जोरो मिलकर सभी को पेल देंगे। कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट बंदे की तरफ, अबे क्रू की माँ, जिसका पूरे शिप पे दबदबा चलता है। द नेविगेटर नामी, जिसकी बाउंटी है 366 मिलियन। नामी जो सीरीज की बेस्ट नेविगेटर है, उसका सपना है स्ट्रॉयड के साथ रहकर पूरे वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना, बट ये सफर हर एक मेंबर के लिए काफी रफ है। यहाँ सफर में बने रहने का रीजन बस एक दूसरे के ऊपर का विश्वास है।
नामी जो लूफी के ऊपर अंधा विश्वास करती है और लूफी भी हर चीज का डट के सामना करता है, इसलिए नामी वगैरह को ज्यादा फाइट से एक्सपोज होने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट जैसे जैसे चीजें रफ होने लगी इसमें भी डेंजर बढ़ने लगा। सो नामी के एक फाइटर बनने की जर्नी शुरू हुई थी मिस डबल फिंगर को हराने से, जहां पर हमें एक रियल 1v1 देखने को मिला था। नामी उसाप के बनाए हुए गैजेट को बढ़िया से यूज करती है और फिर उसाप लाता है उसका अपडेटेड वर्जन। नामी के लिए ये वेपन एकदम परफेक्ट था, क्लाइमेट बेस्ड अटैक, जिसकी नॉलेज नामी को काफी अच्छी हो गई है। आगे नामी के वेपन का नेक्स्ट अपडेट आता है बिग मॉम का ज्यूस, जो अब नामी के चंगुल में फंस चुका है। तो इतना ही था नामी के बारे में। वो कोई फाइटर नहीं है तो उसके बारे में जरूरी भी नहीं है कि हम कोई बड़े चेंज को एक्सपेक्ट करें। एकदम से नामी गोदाम से स्वॉर्ड निकाले और जोरो को पछाड़ दे, या फिर अपने शाइनी लेग से सांजी से भी स्ट्रांग हो जाए। और वैसे भी ओडा ने टीटी फाइट्स के बारे में कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो बस आ चुके हम वीडियो के एंड में। जितने भी लोग मुझे अब तक सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। वीडियो के बारे में अपना व्यूज देना ना भूलें, सभी का एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर दो कि वीडियो कैसी लगी। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी या।